तो हम लोग बेसिकली जो चैप्टर स्टार्ट किए थे वो क्या था? फोर्स, क्या बोले सर? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे और इसी में हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या पढ़ना। और इसमें एक चीज हम लोग कर लिए थे अच्छे से, क्या, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फोर्स। फोर्स हमने बताया था, ध्यान से सुनो, जो नहीं आए थे वो भी सुनिए। फोर्स हमने कहा था क्या, कि ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में लगने से क्या कर देता है? उसके स्टेट में चेंज लाता है या फिर चेंज लाने की कोशिश करता है ना। हम लोगों ने समझा था कि ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट में अगर अप्लाई होगा तो क्या करेगा, उसके स्टेट में या तो चेंज ला देगा पूरी तरह से या फिर स्टेट में चेंज लाने की कोशिश करेगा। और जो स्टेट है, स्टेट से क्या क्या मतलब हम लोग समझे थे, यहाँ पे क्या लिए थे हम लोग, है ना। स्टेट से मतलब क्या क्या था हमारा? शेप एंड साइज। समझ में आई बात कि नहीं? मतलब अभी किस शेप एंड साइज का है, फोर्स लगने के बाद कैसा हो रहा है। दूसरा क्या समझे थे स्टेट से हम लोग, मतलब क्या? हाँ, डायरेक्शन। उसके बाद इसकी वेलोसिटी, स्पीड, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जितने सारे भी क्वांटिटी हम लोग पढ़ के आए हैं सभी का मतलब क्या लेंगे यहाँ से, स्टेट से लेंगे। तो किसी ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग इस तरह का केस डायग्राम वगैरह भी देखे थे, बस जस्ट एक रिवीजन के पर्पज से देखो कि यहाँ पे कोई इधर से इसको फोर्स लगा रहा है और कोई इधर से इस पे फोर्स लगा रहा है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट में कोई चेंज आ रहा है, इसके पोजीशन में, इसकी वेलोसिटी में, इसके शेप एंड साइज में, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें एक चीज अप्लाई हो रहा है और उस चीज का नाम क्या है? फोर्स है। मतलब दुनिया में कोई भी चीज अगर हो रहा है तो उसके पीछे एक रीजन होता है, और मोशन में हो रहा है तो क्या हो रहा है उसके पीछे का रीजन? फोर्स। किसी भी चीज में, चाहे डायरेक्शन में, चाहे वेलोसिटी में, चाहे डिस्प्लेसमेंट में, जो भी चीज उधर पड़े है, चाहे एक्सेलरेशन में, किसी भी चीज में चेंज होना मतलब स्टेट में चेंज होना, और स्टेट में चेंज हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि क्यों हो रहा है, उसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन क्या है? फोर्स है। इसके बाद हम लोग देखे थे कि फोर्स का टाइप्स, है ना, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में हमने दो कैटेगरी किया था इसमें। एक तो क्या किए थे हम लोग? बैलेंस्ड फोर्स। और दूसरा हम लोग किए थे क्या? अनबैलेंस्ड फोर्स। हमने देखा था कि किसी ऑब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है, लेट्स से F1, और इधर से एक फोर्स लग रहा है क्या? F2। तो दोनों फोर्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो एक नेट फोर्स आएगा ना, रिजल्टेंट फोर्स आएगा F नेट। तो F नेट मतलब क्या होगा? F1 प्लस F2। समझ में आई बात? अगर F नेट का वैल्यू क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है, तो फोर्स कैसा हो जाएगा? और अगर F नेट का वैल्यू 0 नहीं हो रहा है तो फोर्स कैसा हो जाएगा? अनबैलेंस्ड। इतनी ही बात हम लोग किए थे, और फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। समझ में आई बात कि नहीं? और इसके अलावा भी कैटेगराइजेशन होता है जो जूनियर क्लास में हम लोग पढ़े हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लास 9 में हम लोग को ये सब सीखना है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। समझ में आई बात कि नहीं? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम बताओ। ग्रेविटेशन है, बिना कॉन्टैक्ट के भी लग जाता है। कॉन्टैक्ट मतलब जो कॉन्टैक्ट पे आने से लगे, और नॉन कॉन्टैक्ट मतलब जो बिना कॉन्टैक्ट के ही अप्लाई हो जाए। तो ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये तीन फोर्स क्लास 8 में भी पढ़ाया जाता है। क्या है, कैसा है? नॉन कॉन्टैक्ट। समझ में आई बात कि नहीं? और अभी जो फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं वो कॉन्टैक्ट में आएगा। तो यहाँ से मिटा दे, हम लोग फ्रिक्शन को आगे लेके चले। तो आज के क्लास में हम लोग फ्रिक्शन को डिटेल में समझना है, क्योंकि नए वाले एनसीईआरटी में फ्रिक्शन पे कई सारी बातें बताई गई। तो दैट्स वाई उसमें जितना भी है उससे थोड़ा सा आगे ही हम लोग को करना है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? हम लोग क्या करने जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम लिखा रहे हैं ना, वैसे वैसे पूरा आपके नोटबुक में होना चाहिए, और साथ साथ में आप सब चीज आपके माइंड में होना चाहिए। तो हेडिंग दे दीजिए क्या? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है? घर्षण। घर्षण ऐसे लिखते हैं ना। फोर्स को हिंदी में बल कहते हैं, बताए थे। फ्रिक्शन, घर्षण। और हम लोगों ने बात कर लिया था कि फ्रिक्शन जो है, सबसे पहले तो ये क्या है भाई? एक फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है। और हमने ये भी कहा था, इसका डेफिनेशन भी हम लोग समझ लिए थे, कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी मोशन का क्या करेगा? अपोज करेगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, एक सरफेस नीचे है, दूसरा सरफेस ये। एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर जैसे ही हम चलाने की कोशिश करते हैं, तो नीचे वाला सरफेस इसके मोशन को अपोज करता है। तो मोशन को अपोज करेगा मतलब फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन मतलब एक दूसरे के ऊपर जब भी मोशन होगा, एक दूसरे के ऊपर जब भी मोशन होगा, तो एक फोर्स आता है यहाँ पे, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन, जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जैसे मेरा ये हाथ है, अगर इसको आप उधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए ये वाला सरफेस जो है एक फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। अगर ये उधर चल रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, अगर ये इधर चल रहा है तो फ्रिक्शन उधर लगेगा। फ्रिक्शन जो है एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है।
सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब उसका डायरेक्शन भी अपने आप एडजस्ट हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड भी अपने आप एडजस्ट हो जाता है, उसका भी डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला तो डेफिनेशन लिखे हम लोग इसका डेफिनेशन लिखिए कि नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन, लिखिए कि नहीं, द फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस, सबको लिख लिया है ना ये चीज। तो एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी रिलेटिव मोशन को क्या करे, अपोज करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। जैसे हमारे पास दो सरफेस है, एक सरफेस ये है लेट्स से फर्स्ट, और दूसरा सरफेस ये। तो जैसे ये वाला सरफेस आगे चलने की कोशिश कर रहा है, तो इसके कारण से एक फोर्स इसको पीछे की ओर ढकेलेगा, मतलब कि इसके मोशन को अपोज करे, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। क्या ये बात सबको समझ आई? अब ये क्यों आता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो चीज हमको समझना है। तो सबसे पहले तो ऐसे ओरली मेरे तरफ देख के सबको समझ लीजिए कि फ्रिक्शन यानी कि घर्षण यानी कि मोशन का अपोज करना। तो इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, हम लोगों का जो रियल वर्ल्ड है, इसमें जितने सारे भी सरफेस है वो क्या है, रफ है। वो कैसा सरफेस है, रफ है। जितना भी उसको स्मूथ कर ले, जैसे कि ये बोर्ड है बहुत स्मूथ दिख रहा है ना, लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो इसमें भी रफनेस दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोप लेवल पे चले जाए तो वहां पर भी क्या दिखेगा, ये रफनेस दिखेगा। रफ मतलब समझते हैं, जैसे कि सरफेस ऐसे दिखेगा ऊपर नीचे। तो ये जो सरफेस ऊपर नीचे हो रहा है, तो सरफेस ऐसा होता है एक्चुअल में, रियल लाइफ में सरफेस कैसा होता है, ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको अगर जूम करके हम देखेंगे तो ये दिखेगा इस तरह से ऊपर खबर पूरा। और इसके ऊपर में जैसे ही हम दूसरा सरफेस लगा दे तो ऐसा होगा। इसीलिए क्या होता है कि ये सरफेस जो चलने की कोशिश करता है ना, तो ये पहले से इंटरलॉक रहता है। वो रफनेस की वजह से दोनों सरफेस एक दूसरे पे क्या रहता है, इंटरलॉक रहता है, इस तरह से मतलब पकड़ा हुआ रहता है, तो वो चल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सरफेस सारा क्या है, रियल वर्ल्ड में सारा सरफेस क्या है, तो ये जो इंटरलॉकिंग है इसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है। इस इंटरलॉकिंग को पहले क्या करना पड़ेगा, हमको तोड़ना पड़ेगा, तभी तो सिर्फ आगे चल पाएंगे। जैसे कि ये बोतल ये यहाँ पे रखा हुआ, इस पे हम एक फोर्स लगाए, इस पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, एक फोर्स, जितना भी लगाए स्मॉल, जैसे कि इसमें एक फोर्स लगाए, फोर्स तो लग रहा है लेकिन आगे की ओर चल रहा है क्या, नहीं। तो फोर्स को अगर हम बढ़ा रहे हैं तब ये चल रहा है। तो कुछ टाइम तक जितना हम थोड़ा सा फोर्स लगा रहे थे आगे की ओर नहीं हो रहा था, तो मतलब इसके मोशन को इधर होना था लेकिन मोशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स यहाँ पे कौन लगा रहा है, ये जो सरफेस कॉन्टेक्ट में है। समझ में आई बात कि नहीं? हल्का सा भी अगर हम फोर्स लगाएंगे तो मोशन हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस फोर्स को कोई दूसरा फोर्स क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। और वो बैलेंस जो यहाँ पे कर रहा है, इस केस में कौन कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? तो फ्रिक्शन जो जनरेट होता है सबसे पहले सरफेस के रफनेस की वजह से जनरेट होता है। समझ में आई बात? और रफनेस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है। जब सरफेस इंटरलॉक हो जाएगा तो एक फोर्स जनरेट होता है, आगे की ओर ये चलने की तो कोशिश कर रहा है लेकिन चल नहीं पाता। तो सबसे पहले एक फोर्स लगा के इसके इंटरलॉक को तोड़ना पड़ता है, उसके बाद फिर स्मूथली चलने लगता है। समझ में आई बात? एक कारण ये। दूसरा कारण ये है कि जैसे ही एक सरफेस के ऊपर कोई दूसरा सरफेस हम लोग रखे, जैसे ही एक सरफेस के ऊपर कोई दूसरा सरफेस हम लोग रखते हैं, तो दोनों सरफेस का जो मोलेकुलर लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे, बात करेंगे ना, तो एक मोलेक्यूल या फिर एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये बात याद रखना है, ये पढ़ना भी है, केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ना है, फिजिक्स में भी आगे पढ़िएगा तो डिटेल में पढ़िएगा कि एक फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो क्लास 8 में हम लोग से बात किए थे लेकिन समझे नहीं थे। तो चार्जेस के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है ना। तो मोलेक्यूल्स के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। उस फोर्स का नाम है एडहेसिव फोर्स। जैसे ये दोनों हाथ मेरा है, अगर इन दोनों हाथ के बीच में, दोनों हाथ को मैं ऐसे लगाए तो एक फोर्स लगेगा, पकड़ के रखेगा दूसरे को, ये वाला मोलेक्यूल, ये वाला मोलेक्यूल को ऐसे पकड़ेगा। तो दोनों हाथ अगर मेरा ही है, एक ही पार्टिकल का है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे कि एक ही तरह का फोर्स लगना, इसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। को का मतलब होता है सेम, लेकिन एक दूसरे बच्चे का हाथ हम यहाँ पे ले लिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स। ये समझाने के लिए सिर्फ बोले। मतलब अगर कोई दो सरफेस है अलग अलग, तो दो सरफेस के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। समझ में आई बात? और अगर सेम पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा है, जैसे इसका जैसा नेचर है, इसका नेचर भी वैसा ही है, दोनों सेम है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, पूरा पानी है, तो एक वाटर लेवल दूसरे वाटर लेवल पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे लगाएगा। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा सेम मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, और जब सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? और जब डिफरेंट रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं कि वाटर भी है और कुछ ऑयल वगैरह भी डाला हुआ, तो दो लेयर बन जाता है, एक ऑयल का और एक वाटर का। इसके बीच में जो फोर्स लगेगा ये कैसा होगा, ये दोनों नाम याद रखना है बस। एडहेसिव का मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज हो रहा है वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, और कोहेसिव का मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज हो रहा है वो दो सेम नेचर के मॉलिक्यूल के बीच में। क्या ये दो बात क्लियर है? तो अगर फ्रिक्शन का आपको कॉज पूछे, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, हम वहीं पे जा रहे हैं, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो पहला कॉज तो ये है कि सरफेस सारा कैसा है, रफ, जिसके कारण से सरफेस क्या हो जाता है, इंटरलॉक, और इंटरलॉक होने से फ्रिक्शन क्या होता है, जनरेट होता है।
दूसरा ये जो इंटरलॉक होता है तो मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स लगता है और उस फोर्स का नाम क्या है? कोहेसिव कि एडहेसिव? एडहेसिव, क्योंकि दो डिफरेंट लेयर के बीच में फोर्स लग रहा है। जब डिफरेंट लेयर के बीच में लगे तो एडहेसिव और सेम नेचर के बीच में लगे तो कोहेसिव। ये दो ही वर्ड हमको समझाना था और जो आप लोग हमको लगता है कि अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं? बस अब हेडिंग दे दीजिए कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो पहला, सरफेस सारा क्या है? रफ है, रफनेस ऑफ सरफेसेस, जिसके कारण से सरफेस के बीच में इंटरलॉक हो जाता है और इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस। तो अगर हम दो सरफेस यहां पे बनाएं तो दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाएगा और जिस फोर्स से ये इंटरलॉक होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडहेसिव। तो पहला कारण तो ये है सरफेस का रफ होना और दूसरा कारण है कौन सा फोर्स? एडहेसिव फोर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि एडहेसिव फोर्स किसको कहता है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स है। बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट सरफेसेस। मतलब डिफरेंट नेचर का अगर होगा तो एडहेसिव बोलेंगे, सेम नेचर का होगा तो कोहेसिव बोलेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को यहां से दिख सकता है। बहुत ज्यादा ही गर्मी लग रहा है आज। नहीं, हमने कहा बस कुछ नहीं किया क्लास में अब तक कि फोर्स पढ़ रहे थे और उसमें से एक फोर्स हमको पढ़ना था जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। तो हम लोगों ने देखा कि फ्रिक्शन का जो नेचर होता है वो हमेशा रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है ना। जब भी मोशन होगा वो रिलेटिव मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो हमको जानना था कि ये फोर्स होता है फिर क्यों है। तो ये फोर्स जो है सरफेस के रफनेस की वजह से होता है, क्योंकि जितना भी ज्यादा हम लोग स्मूथ बना ले माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सरफेस में कुछ ना कुछ रफनेस रह जाता है। दूसरी बात, दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस फोर्स का नाम क्या है? एडहेसिव फोर्स, क्योंकि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में वो फोर्स एक्ट हो रहा है। अब यहां से हम ये भी चीज समझ सकते हैं कि सरफेस जितना स्मूथ होगा फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा या कम होगा? फ्रिक्शन उतना ही कम होगा, क्योंकि सरफेस जितना स्मूथ होगा उतना कम इंटरलॉकिंग होगा और जितना कम इंटरलॉकिंग होगा उतना ही कम फ्रिक्शन होगा। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? इसलिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ना कि अगर इसमें कोई ऑयल वगैरह गिरा दे या पानी वगैरह गिरा दे हम स्लिप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जा रहा है। हम लोग का जो कॉन्टैक्ट है मतलब जो इंटरमोलिकुलर लेवल पे जो एडहेसिव फोर्स है वो कम हो जा रहा है। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो क्लास 8 में और भी कई सारे बात हम लोग करते हैं फ्रिक्शन को लेके कि फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, फ्रिक्शन को कैसे घटाया जा सकता है ना। फ्रिक्शन का क्या क्या यूज है? तो फ्रिक्शन का क्या क्या यूज है? जैसे हम लोग कलम से लिख रहे हैं ना, ये भी फ्रिक्शन का यूज है। बिना फ्रिक्शन का हम लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पेन चलेगा ही नहीं। स्मूथ होगा तो वो निकल जाएगा स्लिप करके। समझ पाएगी नहीं? आप जो बैठ पा रहे हैं, आप जो चल पा रहे हैं, ये सारा का सारा चीज क्या है? फ्रिक्शन की वजह से ही है। तो फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी भी है और एक तरह से फ्रिक्शन हमको नुकसान भी पहुंचाता है। जैसे अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारा एनर्जी बहुत ज्यादा सेव होता। जैसे ये फैन जो चल रहा है इसमें हीट होता है कि नहीं? फ्रिक्शन की वजह से। तो मशीन में जितने सारी प्रॉब्लम आता है फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन अगर कम होता, इसलिए हम लोग फ्रिक्शन कम करने के लिए ग्रीस वगैरह डालते हैं उसमें, डालते कि नहीं? ताकि स्मूथली चलते रहे। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उसको ओवरकमिंग करेंगे उतना ज्यादा हमारा एनर्जी लॉस होगा। तो फ्रिक्शन हमारे लिए एक तरह से जरूरी भी है और फ्रिक्शन हमारे लिए एक तरह से जरूरी नहीं भी है, मतलब हमें नुकसान भी पहुंचाता है। तो इसलिए एक फेमस क्वेश्चन आता है क्लास 8 में कि फ्रिक्शन इज द नेसेसरी इविल, एक्सप्लेन व्हाई। फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी है लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदायक भी है, क्यों? है ना। तो ये सारा बात क्लास 8 में करते हैं डिटेल में, लेकिन यहाँ जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझिए। अब ये चीज क्यों समझाए? वो इसलिए समझाए कि जो फ्रिक्शन का हमको कारण तो पता होना चाहिए ना। तो जब फ्रिक्शन का कारण पता होगा तो उसको कैसे कम करेंगे, कैसे ओवरकम करेंगे, वो सारा चीज हमको पता चल जाएगा। ठीक है। अब एक चीज इसमें और थोड़ा सा बताना है, फ्रिक्शन के टाइप्स कितने हैं? यहां पे अगर ध्यान से देखें, लेट सपोज कि हमारे पास कोई एक बॉक्स है और आशिका इस बॉक्स को जो है इधर से पुश कर, ठीक है, बहुत ज्यादा हेवी बॉक्स है कोई। तो अगर पहली बार में हम लोग उसको पुश करते हैं, ध्यान से सुनो, क्या बॉक्स चलने लगता है कि रुका हुआ रहता है? रुका हुआ बहुत हेवी है, मान लीजिए कि आपके पास इतना पावर नहीं है कि आप उसको उस तरफ पुश कर सके। तो आप तो फोर्स लगा रहे हैं ना, आप तो फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो चल नहीं रहा है। उल्टा डायरेक्शन में देखते हैं कि कोई भी फोर्स नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में इधर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है,
तो जो फोर्स आप लगा रहे हैं उसकी वजह से चलना चाहिए था, नहीं चल रहा है। मतलब आप जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को कोई ना कोई ओवरकम कर रहा है, उस फोर्स को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है, तभी तो नहीं मोशन हो रहा है। समझ पाए कि नहीं? मोशन यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि फोर्स लग रहा है, इसके स्टेट में चेंज होना चाहिए, स्टेट में चेंज नहीं आ रहा है, मतलब इस फोर्स को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो वो कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन। तो सरफेस यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। इधर तो इस डायरेक्शन में तो आप एक फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन लगा रहा है, जिसके कारण से ये आगे की ओर नहीं चल रहा। मान लेते हैं कि एक और बच्ची को लेके आता है यहाँ पे, मुस्कान को, उसके हेल्प के लिए, है ना। तो अब ये दोनों कैपेबल है इसको क्या करने के लिए? पुश करने के लिए। तब हम लोग देख लिए क्या कि ये पुश कर रहे थे, नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे एक बच्ची को और लगा दिया, फोर्स बढ़ गया, इस पे फोर्स बढ़ गया, तो ये इस तरफ को क्या करने लगा? मूव करने लगा। ये इस तरफ को क्या करने लगा? मूव करने लगा। तो क्या फ्रिक्शन खत्म हो गया? कि फ्रिक्शन अब भी होगा, इधर कहीं पे होगा। तो जैसे ये बॉक्स चल रहा है, ये बॉक्स क्या हो रहा है? साथ साथ में इन लोगों के साथ में चल रहा है। तो क्या फ्रिक्शन खत्म हो गया? कि फ्रिक्शन अभी भी है उसमें? जैसे कि इसको हम लोग चला रहे हैं, तो क्या फ्रिक्शन खत्म हो गया कि फ्रिक्शन है? क्या सरफेस का इंटरलॉकिंग खत्म हो गया? क्या सरफेस के बीच में जो एडहेसिव फोर्स लग रहा था वो खत्म हो गया? नहीं ना। जब तक सरफेस के कांटेक्ट में एडहेसिव फोर्स लगता है लगेगा ही। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो फ्रिक्शन तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो गया है। आपका फोर्स क्या हो गया है? बढ़ गया है। मतलब इस डायरेक्शन में पहले 5 न्यूटन लग रहा था और फ्रिक्शन में 5 न्यूटन लग रहा था, तो दोनों बैलेंस था। लेकिन एक और यहाँ पे लेके आ गए 5 न्यूटन का, तो इधर तो क्या हो गया? 10 न्यूटन, और इधर अभी भी क्या है? 5 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन क्या हो गया? ओवरकम हो गया, और 5 न्यूटन की वजह से इधर वो चल रहा है, लेकिन इधर तो फोर्स कुछ ना कुछ फ्रिक्शन का लग ही रहा है। तो हम जो समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि जैसे हमारे पास एक कोई हैवी बॉक्स है, इसमें अगर हम एक फोर्स लगाए, अप्लाई करें इस डायरेक्शन में, तो थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं, नहीं चल रहा है। मतलब हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, नहीं चला। इसका मतलब हम क्या समझे कि इस तरफ भी कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा? 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। हमने फोर्स बढ़ा दिया 10 न्यूटन का, अभी भी देख रहे कि बॉक्स नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया होगा? 10 न्यूटन। हमने 15 का अप्लाई किया, इसका मतलब अभी भी नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 15 न्यूटन। हम फोर्स बढ़ा रहे हैं और फ्रिक्शन अपने आप बढ़ रहा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसी नेचर का फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं कि सेल्फ एडजस्टिंग है। मतलब अपने आप क्या हो रहा है? ये एडजस्ट हो रहा है। तो सर इसका मतलब तो ये बॉक्स कभी नहीं चल पाएगा? ऐसा नहीं है। कुछ टाइम बाद फ्रिक्शन अपने आप को रोक लेता है। कुछ टाइम बाद फ्रिक्शन अपने आप को क्या करता है? रोक लेता है। कुछ मैक्सिमम वैल्यू पे, लेट सपोज कि 20 न्यूटन हमने लगाया, ये भी 20 न्यूटन लगा दिया, नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही दैट मोमेंट हमने इसको थोड़ा सा बढ़ाया, 20 से थोड़ा सा बढ़ाया, 21 न्यूटन किया, तो ये बॉक्स क्या हुआ? चलने लगा। मतलब अब फ्रिक्शन इससे नहीं बढ़ेगा आगे। फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना आया? 20 न्यूटन। फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, देखो पहले थोड़ा, जैसे कि ये हमने थोड़ा सा लगाया, चला, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, कभी ना कभी तो चलेगा। तो मतलब क्या हो रहा है कि हम जितना लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम में हम फ्रिक्शन को ओवरकम कर देंगे, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब तक ये बॉक्स नहीं चल रहा था इसको हम लोग बोल रहे थे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आई बात कि नहीं? और जैसे ही बॉक्स चलने लगेगा, आप कभी फील किए होंगे कि जैसे ही कोई चीज चलने लगता है ना, तो उसको चलाने में जितना फोर्स पहले, इसको स्टार्ट करने में जितना फोर्स पहले लग रहा था, उससे कम फोर्स में वो चलने लगता है बस स्टार्ट होने के बाद। ये कभी फील किया कि नहीं? मतलब जैसे ये चलने लगता है ना, तो फ्रिक्शन का फोर्स अब थोड़ा सा और घट जाता है, 20 से 18 आ जाता है, लेट सपोज। और जिस फ्रिक्शन पे ये चलता रहा, जब ये चल रहा है, अब फ्रिक्शन इधर 18 पे कंटिन्यू लग रहा है क्योंकि सरफेस कांटेक्ट में है, और इधर आप फोर्स लगा रहे हैं 21 न्यूटन, तो फ्रिक्शन के इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है और इधर 18 न्यूटन लग रहा है। तो चलते हुए टाइम पे ड्यूरिंग मोशन जो फ्रिक्शन लग रहा है ये अलग लग रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब ये होता है रुका हुआ, काइनेटिक का मतलब ये होता है चलता हुआ। बात को समझे कि नहीं? तो चलते हुए टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, और जो ये अपने आप खुद को बढ़ा रहा था उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग। मतलब ये आपका लिमिट है, और जैसे लिमिट क्रॉस कर जाएगा तो ये चलने लगेगा। अगर हम आपको बोल दे कि इस बॉक्स का लिमिटिंग फ्रिक्शन इस सरफेस के साथ में 50 न्यूटन है, तो 50 न्यूटन तक तो ये बॉक्स चलने वाला नहीं है। 50 न्यूटन से जैसे ही आप आगे कीजिएगा तभी ये बॉक्स क्या होगा? चलेगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो फ्रिक्शन को 3 तरह से हम लोग पढ़ते क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन, और मेजरली तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही होता है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या ऊपर से जा रहा है सबको? समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले आप लोग ये दे दीजिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ, और जब हम समझा रहे होते तो बस समझना है क्योंकि हम लिखाएंगे ही ये बात 100%। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में पहला फ्रिक्शन आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। गर्मी बहुत ही ज्यादा है भाई।
तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, जब तक ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में, हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट में ही है, तो तब तक जो फ्रिक्शन लग रहा है उस फ्रिक्शन का नाम क्या है, स्टैटिक। और जब हम फोर्स लगा रहे हैं और क्या हुआ, ऑब्जेक्ट चलने लगे, तो उस फ्रिक्शन का नाम क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि चलते हुए तो फ्रिक्शन लगेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि एडहेसिव फोर्स खत्म हो जाएगा, वो रहेगा ही तो फ्रिक्शन लगेगा। तो जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब तक जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिख लीजिए, द फ्रिक्शनल फोर्स which comes into play, the frictional force which comes into play, the frictional force which comes into play till the time the object is in rest, the frictional force which comes into play till the time the object is in rest। तो जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, till the time the object is in rest, after applying an external force, after applying an external force is known as static friction, is known as static friction, is known as static friction। कोई दिक्कत किसी को? हमने बस इतना कहा। देखो एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अभी रखा हुआ है, इधर देखो ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अभी रखा हुआ है, क्या इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, क्या इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, हाँ या ना बताओ, बोलो ना, नहीं लग रहा है या क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि बस वो रखा हुआ है इसलिए। तो हाँ, तो मूव नहीं होने से फ्रिक्शन नहीं लगेगा, मूव होना ही पड़ेगा क्या, तो फिर स्टैटिक का मतलब क्या होगा, स्टैटिक का मतलब तो वही है ना कि ऑब्जेक्ट जब रुका हुआ तो फ्रिक्शन लग रहा हो। क्या जो हम बोल रहे हैं वो समझ पा रहे कि नहीं, क्या अभी इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, अभी इसमें फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इसमें फ्रिक्शन तब लगेगा जब हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे, जब हम बाहर से फोर्स लगाएंगे तब फ्रिक्शन आ जाएगा। अभी ऐसे ही बैठा हुआ फ्रिक्शन कहीं पर भी कुछ कर रहा होगा, ठीक है ना, जैसे ही इधर चलाने की कोशिश किया वो आ गया इधर की ओर, इधर किए तो इधर की ओर, उधर किए तो उधर की ओर, समझ पाएगी बात को नहीं, वो चलने की जैसे ही सरफेस रिलेटिव मोशन होना चाहिए ना, फ्रिक्शन का डेफिनेशन में लिखा हुआ भाई कि फ्रिक्शन फोर्स किसको कहते हैं, जब वो रिलेटिव मोशन करने की कोशिश करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। ऐसे ही तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही चलो भाई हम जाते हैं, पकड़ना शुरू कर देगा उसको। घर में भी ऐसा होता है, अगर आपसे किसी के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा दोस्ती है, अगर जब तक वो आपके साथ है ठीक है, लेकिन जैसे जाने की कोशिश करेगा तो फिर उसमें अपोज होगा, जाने नहीं दिया जाएगा उसको, है ना, वो कहीं भी जाना चाहेगा उसके उल्टा डायरेक्शन में अपोज होगा। तो यही फ्रिक्शन का भी नेचर है, समझ में आई बात की नहीं। अब जैसे मार्केट जाना चाहेगा, पकड़ के रख दिया जाएगा, मार्केट नहीं जाओ, घर जाना चाहेगा, घर भी नहीं जाने दिया जाएगा, तो फ्रिक्शन का ये नेचर। और बस एक अच्छी बात यह है कि फ्रिक्शन अपने आप को लिमिट तक रखता है, हद से ज्यादा कोई भी कुछ कर नहीं सकता, जो जाएगा उसको तो जाना ही है, समझ में आई बात की नहीं। एक लिमिट के बाद फ्रिक्शन भी काम नहीं करता है ना, तो कुछ हद तक तो अपोज होगा, या फिर कोई भी आप नया काम करेंगे जिंदगी में, कुछ हद तक उसका क्या होगा, अपोज होगा। वही है फ्रिक्शन, जिंदगी में भी और हर जगह। फ्रिक्शन का मतलब यह है कि जहां भी आप नया करने जा रहे हैं, जहां भी आप मोशन करने जा रहे हैं, वहां पे एक अपोजिशन आएगा और वो कुछ हद तक ही आएगा, और उतना आपके पास झेलने की कैपेसिटी है तो आप फिर आगे निकल जाइएगा, फिर आगे भी अपोज होगा लेकिन उससे कम होगा। यह है फ्रिक्शन का मतलब। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब यह है जस्ट कि जैसे हम फोर्स लगाएंगे ना तभी फ्रिक्शन आता है, ऐसे कुछ नहीं, और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, और कुछ हद तक वो बढ़ते रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो अपना लिमिट में आ जाएगा, उसके बाद छोड़ देगा, बोलेगा जाओ जिसको जहां जाना है जाओ भाई, अब हमसे नहीं होगा। बात समझ में आई। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का ये मतलब था। अगर हम ग्राफ में इधर ड्रॉ करें, ध्यान से देखो, फ्रिक्शन फोर्स का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं फ्रिक्शन भी बढ़ रहा, फोर्स भी मेरा बढ़ रहा। जैसे इधर हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, इधर हम फ्रिक्शन लगा रहे हैं, तो जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे मेरा फोर्स बढ़ रहा है, ये अप्लाइड फोर्स है, हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा, एक लिमिट में यहां पे आ गया, यहां पे क्या आ गया, एक लिमिट में आ गया। अब इस लिमिट को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे, अब तक ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, जैसे ही इस लिमिट को हम क्रॉस करेंगे तो थोड़ा सा फ्रिक्शन तो घट जाएगा, और उसके बाद फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये बढ़ रहा है, बढ़ते थोड़ा सा कम होगा जहां पे चलने लगेगा, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू आया, यही होता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा, अभी नहीं बनाना कोई, ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये हमारा
काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि लेट सपोज एक बॉक्स को मूव कराना है और इस बॉक्स में हमने 5 न्यूटन लगाया इस तरफ को, तो फ्रिक्शन भी आ गया इधर 5 न्यूटन। हमने 10 लगाया, फ्रिक्शन भी आ गया कितना, हमने 15 लगाया और फ्रिक्शन भी आ गया कितना 15। और हमने देखा कि जब 20 तक इसका लिमिट था तो हमने यहाँ पे 0 में 0 था, कोई भी फ्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, फोर्स भी अप्लाई नहीं है और फ्रिक्शन भी क्या है इसमें 0 है। जैसे हमने इसमें फोर्स लगाया 5 न्यूटन, फ्रिक्शन भी यहाँ से यहाँ बढ़ के कितना हो गया 5 न्यूटन। हमने 10 न्यूटन बढ़ाया, फ्रिक्शन भी कितना हो गया 10 न्यूटन। बॉक्स को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। हमने 15 अप्लाई किया और फ्रिक्शन भी बढ़ के कितना हो गया 15 न्यूटन। लेट सपोज कि ये 20 न्यूटन है जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू, और 20 न्यूटन पे बॉक्स जो है चलने लगे। तो जैसे वो चलने लगेगा फ्रिक्शन घट जाएगा और फ्रिक्शन घट के कितना रह जाएगा, लेट सपोज 18। हमको नहीं पता कितना, ये डेटा बस हम आपको ग्राफ दिखाने के लिए। और ये 18 कांस्टेंट रहेगा, अब ये 18 चलता रहेगा, हर जगह 18 ही रहेगा। क्या बात समझ में आई? तो ये ग्राफ है फ्रिक्शन का और अप्लाइड फोर्स का। आप फोर्स बढ़ा रहे हैं, आपका फ्रिक्शन भी फोर्स बढ़ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद जैसे ही चलने लगेगा फ्रिक्शन घट जाएगा, फ्रिक्शन अपने आप को कम कर लेगा, फ्रिक्शन अपने आप को कम कर लेगा और जिस वैल्यू पे रहेगा वो कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो ये तो हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में लिख लिए हैं। दूसरा हमारा क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख लो। ग्राफ बाद में बना लेना। लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोई बता सकता है सोच के लिमिटिंग फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? एनीवन? कोई सोच के बता सकता है लिमिटिंग फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? समझाए ना यार अभी, किसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, किसको बोलते हैं? बोलो ना, कुछ भी बोलो, किसको बोलते हैं आसिका लिमिटिंग फ्रिक्शन? जो समझे आप वही बताइए हमको। वहां तो लिखा हुआ भी है, अभी ना बताया यार। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नहीं आई बस समझ में? समझ ही पा रहे हो कि ऊपर से जा रहा है? लिखो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैक्स, जल्दी जल्दी लिखो, फ्रिक्शन आज खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद न्यूटन्स लॉ, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट, ये सारा चीज हम लोग करना है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, the maximum value of static friction is known as limiting friction. The maximum value of static friction is known as limiting friction. The maximum value of static friction is known as limiting friction. क्या बात सबको समझ आ रही है? ठीक है। और एक काइनेटिक वाला लिख लो थर्ड में, काइनेटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं, फिर उसको ग्राफ बना लेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक में क्या लिखे थे? स्टैटिक में क्या लिखे थे कोई बताओ? अब पढ़ के भी नहीं बताया जाता है क्या? बताओ ना जल्दी। सिंपल, इसमें भी वही लिखेंगे। वहां पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। समझ में आई बात में? एज इट इज वही लिखेंगे। द फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इनटू प्ले, द फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इनटू प्ले, the frictional force which comes into play during the motion of an object after applying an external force, during the motion of an object, during the motion of an, after applying an, बस एक ही चीज में चेंज करना था। and this is your kinetic friction, है ना, is known as kinetic friction, is known as kinetic friction after applying an external force। तो जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए और ऑब्जेक्ट मोशन में हो तब जो फ्रिक्शन होगा, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है, ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज उसके मोशन में नहीं आ रहा है, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। एक टाइम पे तो लिमिट होगा और उस लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। नहीं तो फिर चलेगा ही नहीं ना, अदरवाइज तो चलेगा ही नहीं जब तक लिमिट, अदरवाइज तो फिर अगर इसको हम चलाने की कोशिश करें कभी नहीं चलेगा फिर, है ना। तो एक लिमिट होगा और उस लिमिट के बाद में क्या होगा? तो यहां से हम लोग ने एक चीज और समझा कि अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन अपने आप काम करने लगता है। उसी ऑब्जेक्ट में अगर इधर लगाएंगे तो इसके अपोजिट, तो इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन अपने आप काम कर रहा है, फ्रिक्शन अपने आप काम कर रहा है। और हमने ये भी देखा कि अगर हम 5 लगा रहे हैं तो वो भी 5 लगा रहा है, हम 10 लगा रहे हैं तो वो भी 10 लगा रहा है, मतलब हम जितना लगा रहे हैं फ्रिक्शन भी उतना ही लगा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन को हम लोग एक वर्ड से जानते हैं कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी अपने आप को एडजस्ट कर सकता है और इसके डायरेक्शन को भी अपने आप ही एडजस्ट कर सकता है। क्या बात समझ आ रही है सबको? नहीं आई समझ में? तो नोट करके इस पॉइंट को लिख लो, फ्रिक्शन इज अ
सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, क्योंकि ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को कुछ हद तक तो मैनेज कर सकता है। डायरेक्शन तो हमेशा, लेकिन मैग्नीट्यूड को कुछ हद तक मैनेज कर लेता है। एडजस्टेबल फोर्स, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? ग्राफ बना लिए? ग्राफ बनाओ, अच्छे से बना दे। तो नीचे में ग्राफ से याद रहेगा। इधर तो हमारा अप्लाइड फोर्स है, और इस तरफ को हमारा क्या है? हाँ, ले आओ ले आओ ले आओ, फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन है और ये हमारा अप्लाइड फोर्स। तो हमने देखा कि कुछ हद तक तो ये सेल्फ एडजस्टेबल होगा, और इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, और जस्ट नीचे आके थोड़ा सा काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक, और ये हो जाएगा काइनेटिक। और जो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच रहा है, दिस इज आवर लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या हो रहा है जी? जल्दी आओ। मिटा दे, ग्राफ बनाओ ना जल्दी। नहीं बना था? जो छूट जाता है उनका कौन वेट करता, पहले बताओ। अब इधर ध्यान, सब कोई खा पी के आए हो ना जी, दिमाग काम करे ना सबका। तो हमने कहा कि फ्रिक्शन जो है, जो फ्रिक्शन है, ये हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक को हमने कहा, ध्यान से सुनो सब कोई, एक को हमने कहा कि कैसा फ्रिक्शन हो रहा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है ना। दूसरा हमने ये कहा कि जो फ्रिक्शन हो रहा है, या तो रुका हुआ में फ्रिक्शन लगेगा या फिर चलते हुए फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो रहा है। अब जो चल सकता है ना, वो दो तरह से चल सकता है। जो चल सकता है वो दो तरह से चल सकता है। एक तो लेट सपोज ये सरफेस है हमारे पास, बात नहीं करो, ये सरफेस है हमारे पास, इस पे इसको हमको रोल, इस पे इसको हमको क्या करना, चलाना है। काइनेटिक का मतलब क्या होगा? मोशन देना है। तो मोशन दो तरह से हो सकता है, या तो ये इस तरह से इस पे स्लाइड करके चले, एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो कि इस पे ये ऐसे रोलिंग करके चले, होता है ना, या तो ये ऐसे स्लाइड करके चले, दूसरा इस पे ये रोलिंग करके चले। तो जब स्लाइड करके चलेगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और जब रोलिंग करके चलेगा तो रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहां से इसको हम लोग दो पार्ट में लिखते हैं। एक तो क्या होगा, काइनेटिक में एक स्लाइडिंग आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करके मोशन हो रहा हो, और दूसरा क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। एक तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा और क्या होगा भाई, रोलिंग फ्रिक्शन। और एक तो स्टैटिक में, ये तो है ही स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसी में एक केस आता है क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। क्या जो हम बोल रहे हैं ये बात सबको समझ आ रही है? आ रही है ना? तो इतना लिखो, इसमें कुछ बताना है। ठीक है, तो 50% काम एनसीईआरटी ने किया था फ्रिक्शन को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके, और उसका 50% काम हमने कर दिया, यानी कि 100% हम लोग पढ़ लिया। हमारे लेवल तक इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, हमने उस लेवल तक कर लिया है जो आपको क्लास 11th में भी हेल्प करेगा थोड़ा सा। इसके जस्ट बाद सिर्फ फॉर्मूला का काम रह गया जो क्लास 11th में हमको करना है। अदरवाइज फ्रिक्शन के सभी कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके है ना। फॉर्मूला वाला काम हमको नहीं करना है, 9th में नहीं है। फॉर्मूला वाला काम हम लोग को 11th में करना है। तो अगर ये चीज आप समझ गए हैं तो हमको ये बताइए, सोच के जरा, एकदम सोच के बताना है, 100% सोच के बताना है। हम आपके पास लिख रहे हैं तीन चीज। एक यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या लिख रहे हैं भाई? लिमिटिंग, बात क्यों हो रहा है, फ्रिक्शन। दूसरा हम लिखने जा रहे हैं आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
तीसरा हम लिखने जा रहे हैं आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन। अब आप कहिएगा सर इन सब का मतलब भी बता दीजिए। तो इन सब का मतलब तो आपको पता ही है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट चलेगा तभी जो फ्रिक्शन आ रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। लेकिन दो तरह से चल सकता है, तो जब स्लाइड करके चलेगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और जब रोल करके चलेगा तो रोलिंग फ्रिक्शन। बस हम इतना जानना चाहते हैं कि इन तीनों में हमको एक रिलेशन बताइए आप, सबसे ज्यादा कौन होगा और सबसे कम कौन होगा। सबसे ज्यादा लिमिटिंग होगा, सबसे कम रोलिंग होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? लिमिटिंग मतलब वैसे भी तो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक का है, और जब ये दोनों काइनेटिक है ना, लिमिटिंग हम ग्राफ में देखे थे कि नहीं, लिमिटिंग से कम वाला काइनेटिक था, तो सबसे ज्यादा तो लिमिटिंग का होगा। और फ्रिक्शन स्लाइड करके जाएंगे तो ज्यादा लगेगा कि रोल करके जाएंगे तो ज्यादा लगेगा? स्लाइड करके जाएंगे तो ज्यादा लगेगा, रोल करके जाएंगे तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। तभी तो हम लोगों ने व्हील को यूज कर रहे हैं ना हर जगह जाने के लिए। व्हील का यूज है ही क्यों आखिर? क्योंकि फ्रिक्शन कम लगेगा। अरे बात नहीं समझ आ रही है क्या? अदरवाइज तो बस वगैरह, ट्रक वगैरह, ट्रेन वगैरह जो भी हम लोग स्लाइड करके ले जाते हैं खींच के, व्हील क्या करने के लिए वहां पे रोल क्यों करा रहे हैं? क्योंकि फ्रिक्शन सबसे कम लगे। क्या ये बात सबको समझ में नहीं आ रही है ना? तो अगर इसमें हम, क्योंकि यहाँ पे व्हील नहीं है, तो इसको हम ऐसे अगर चलाएंगे तो स्लाइड करके चलाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा एनर्जी लॉस होगा हमको। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। और इसमें व्हील लगा रहता है तो थोड़ा सा एनर्जी में हमारा काम चल जाता। नहीं आ रही है बात समझ में? तो सबसे ज्यादा लिमिटिंग, उसके बाद स्लाइडिंग, उसके बाद रोलिंग। बस याद रखना, ऑब्जेक्टिव में दिख जाएगा। बस याद रखना, ऑब्जेक्टिव में दिख जाएगा। ईमानदारी के साथ बताओ किसको किसको आया, किसको किसको ऊपर से गया? ऊपर से गया, आया, ऊपर से गया, ऊपर से गया तो फ्रिक्शन लगाओ ना, जाने मत दो उसको। अपने लिमिट, अपना जो लिमिटिंग कैपेसिटी है उसको और बढ़ाया जाए। हाँ, टिल नाउ हम लोग क्या क्या कर चुके हैं? हमने सबसे पहले फोर्स को स्टार्ट किया। हम लोगों ने देखा कि फोर्स क्या होता है, फोर्स कितने टाइप का होता है, फोर्स का कॉजेज या फोर्स का इफेक्ट क्या क्या है, ये सारा कुछ हम लोग कर लिए। फिर हम लोग बैलेंस और अनबैलेंस में देखे कि बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, अनबैलेंस फोर्स क्या 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 चीज कर सकता है, नहीं कर सकता है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक था फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन को हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं। इससे पहले इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ाते थे, लेकिन नए वाले एनसीईआरटी में जो देखे तो फ्रिक्शन को कुछ डिटेल में बात किया उन्होंने। समझ में आई बात की नहीं? तो फ्रिक्शन को हम लोग समझ चुके हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। एक ऐसा फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, और जब रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा तो हम लोगों ने देखा कि ये सेल्फ एडजस्टेबल है ना? तो सेल्फ एडजस्टेबल है तो कुछ टाइम तक तो रुका हुआ रहता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन उसका कुछ मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, और ड्यूरिंग द मोशन एक फ्रिक्शन लगता रहता है, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना? और फिर देखा हम लोगों ने कि फ्रिक्शन जो होता है स्टैटिक, काइनेटिक। काइनेटिक में दो तरह से चल सकता है, स्लाइड करके या रोलिंग करके। तो स्लाइड करके जो चलेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और जो रोल करके चलेगा रोलिंग फ्रिक्शन। और फिर सबसे ज्यादा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और फिर रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहां तक तो ये बात हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। इसके जस्ट बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गैलीलियन एक्सपेरिमेंट। तो गैलीलियो का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। समझ में आई बात? तो इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है और नोटबुक बना लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत?